हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा क्लास है वो केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर है। इसके पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था। किसका? मेटल का और नॉन मेटल का। आज से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं, मेटल का और नॉन मेटल का। जितना भी फिजिकल प्रॉपर्टी था मेटल का और नॉन मेटल का, वो हमने सब कुछ पिछले क्लास तक कवर कर लिया था। आज से हमारा एक तरह से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी मेटल का और नॉन मेटल का। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नेचर पढ़ा था। किस चीज का? मेटल का। इसके साथ साथ हमने और क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल पढ़ा था। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था? तो ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा था कि जो आपका मेटल होता है और जो आपका नॉन मेटल होता है, ये किस तरह के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था? एटॉमिसिटी के बारे में पढ़ा था कि जो आपका मेटल होता है उसका एटॉमिसिटी कितना होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है। आप लोग को ये भी पढ़ाया गया था कि जो हमारा मेटल होता है वो लगभग सभी के सभी आमतौर पे मोनो एटोमिसिटी होते हैं। मतलब वो हमेशा मोनो एटॉमिक नेचर का होता है। मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ एटम हमेशा कितना होता है? 1 होता है। जबकि जो आपका नॉन मेटल होता है ये आपका मोनो एटॉमिक भी हो सकता है, डाई भी हो सकता है, ट्राई भी हो सकता है और पॉली एटॉमिक भी हो सकता है। मतलब नॉन मेटल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, तीन से अधिक, जिसे हम पॉली भी कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? है ना? तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका मेटल होता है वो हमेशा मोनो एटोमिसिटी को शो करता है, क्योंकि वो हमेशा मोनो एटॉमिक नेचर का होता है। जबकि जो आपका नॉन मेटल होता है वो मोनो एटॉमिक भी हो सकता है, डाई भी हो सकता है, ट्राई भी हो सकता है और पॉली भी हो सकता है। ठीक है। आज के क्लास में हम क्या देखने जा रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं मेटल का और नॉन मेटल का। पहला हेडिंग लगाइएगा, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मेटल एंड नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। लेकिन सबसे पहले बात आता है कि हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे किसका? हम सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे होंगे मेटल का। किसका पढ़ रहे होंगे? मेटल का। इसमें पहला हेडिंग लगाना है, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? है ना? बात आता है सर केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? वैसा प्रॉपर्टी जिसे जानने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन करवाना पड़े उसे क्या कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। कोई सा भी सब्सटेंस है, मान लेते हैं हमारे पास मार्कर है, हमें इसका केमिकल प्रॉपर्टी जानना है तो हमें क्या करवाना होगा? इसके साथ केमिकल रिएक्शन करवाना होगा। जब तक हम केमिकल रिएक्शन नहीं करवाएंगे तब तक हम किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मटेरियल का, किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी नहीं जान पाएंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? इसको डिफाइन कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? दोज प्रॉपर्टी, दोज प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, ऑफ सब्सटेंस फॉर विच, फॉर विच वी needs to perform, we needs to perform chemical reaction, we needs to perform chemical reaction, chemical reaction. such property such property of, such property of substance, of substance called, called their chemical property, their chemical property, their chemical property। साथ ही साथ एक बात ये भी बताते चले, जहां पर भी केमिकल रिएक्शन होगा वहां पे एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। एज फॉर एग्जांपल देखो समझना, इधर हमने ले लिया हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन हमेशा गैस के फॉर्म में होता है आमतौर पे। इधर ले लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। ये भी कौन क्या है? गैस है। क्या है? गैस है। ये दोनों आपस में मिला और किसका फॉर्मेशन कर लिया? H2O, मतलब वाटर का फॉर्मेशन कर लिया। किसका फॉर्मेशन कर लिया? वाटर का फॉर्मेशन कर लिया। बात आता है कि सर ये है क्या? इस पूरे को ही हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ये पूरा का पूरा आपका क्या लिखा हुआ है? केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है। समझिएगा, ये जो तुम्हारा हाइड्रोजन गैस है,
ये एक तरह का कह सकते हैं फ्यूल होता है। रॉकेट वगैरह का जो फ्यूल होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस ही होता है। जिस तरह से हम लोग बाइक चलाते हैं तो फ्यूल के रूप में क्या यूज करते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल वगैरह यूज करते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें हाइड्रोजन का, तो ये क्या होता है, रॉकेट का फ्यूल होता है। रॉकेट का क्या होता है, फ्यूल होता है। मतलब ये जलने वाला सब्सटेंस है, इसे जलाया जा सकता है। ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन किसी भी चीज को जलाने में मदद करता है। आप लोग को पता होगा कि अगर हम पेपर भी जला रहे हैं तो पेपर इसलिए जल पा रहा है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन है। बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी को जलाना संभव वाली बात नहीं है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल टू बर्न द सब्सटेंस। ये सब्सटेंस को जलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, आपका ऑक्सीजन। और फाइनली ये आपका क्या है, वाटर। ये आपका क्या है, वाटर। अब देखो समझो कितना अच्छा चीज बन गया। ये आपका हाइड्रोजन गैस है जो रॉकेट के अंदर फ्यूल के रूप में यूज होता है। मतलब इसके पास टेंडेंसी है जलने का। दे हैव टेंडेंसी टेंडेंसी टू बर्न। इसके पास जलने का क्षमता है। और इसका क्या क्षमता है, जलाने का। इसका क्या क्षमता है, जलने का। हाइड्रोजन का क्षमता है जलने का और ऑक्सीजन का क्षमता है जलाने का। मतलब ये दोनों कहीं पे मिलेगा तो आग लगना तो तय है, ठीक है। और ये क्या करेगा, बुझा देगा। ये क्या करेगा, बुझा देगा। ये आग को क्या करेगा, बुझा देगा। टेंडेंसी दे हैव टेंडेंसी टेंडेंसी टू स्टॉप द फायर टू स्टॉप द फायर। इसके पास क्षमता है आग को क्या कर देने का, बुझा देने का। क्या कर देने का, बुझा देने का। तो देखिए यहाँ पे दो अलग अलग चीजों के बीच रिएक्शन हुआ, फाइनली एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। और इनका प्रॉपर्टी इन दोनों से कंप्लीटली क्या है, डिफर है। इनका प्रॉपर्टी इन दोनों से कंप्लीटली क्या है, डिफर है। एक बार फिर से, हाइड्रोजन एक फ्यूल के रूप में यूज होता है रॉकेट वगैरह के अंदर, ठीक है। इसके पास क्षमता होता है जलने का। ऑक्सीजन एक तरह का गैस है, इसका क्षमता होता है जलाने का। मतलब ये दोनों कहीं पे मिलेगा तो किसका, तो फिर जलना शुरू होगा। ये दोनों आपस में मिलकर के फायर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और उसके बाद फाइनली ये दोनों कंबाइन किया तो किसका फॉर्मेशन कर लिया, H2O, हाइड्रोजन सॉरी वाटर का फॉर्मेशन कर लिया। और वाटर का क्षमता क्या होता है, आग को बुझा देने का। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। वही हम आप लोग को पढ़ा रहे थे, जहां पर भी केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पे कोई ना कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, कोई ना कोई नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे नया प्रोडक्ट के रूप में किसका फॉर्मेशन हुआ है, वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। और जो नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा उनका जो नेचर होगा वो उनसे अलग होगा जिनसे वो मिल करके बना हुआ है। हाइड्रोजन का नेचर था जलने का, ऑक्सीजन का नेचर था जलाने का, और फाइनली जो वाटर मिला इसका नेचर क्या है, आग को बुझा देने का। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। मतलब इसका जो नेचर है वो इन दोनों के नेचर से कंप्लीटली क्या है, अलग है। ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था किसका, केमिकल रिएक्शन का। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं कि जो आपका मेटल होता है वो किस तरह से केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। वो वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, वो ऑक्सीजन गैस के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, वो एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करेगा। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, मिटा देते हैं, चलो। जहां पर भी किसी का भी हमको केमिकल प्रॉपर्टी जानना है, केमिकल रिएक्शन तो करवाना पड़ेगा भाई। बिना केमिकल रिएक्शन करवाए किसी का केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग नहीं जान सकते। ये चीजें आप लोग अपने अंदर बिठा लेना। और जहां कहीं भी केमिकल रिएक्शन होगा एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, एक नए सब्सटेंस का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। आगे चलते हैं। आगे का हेडिंग लगाना है, आगे की हेडिंग लगाना है, व्हाट विल हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट विल हैपन व्हेन metal reacts or combine with water कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना। यहाँ पे हम कौन कौन सा मेटल का रिएक्शन देखेंगे ये जानना बेहद जरूरी है। यहाँ पर हम रिएक्शन देखेंगे सोडियम का, इसके अलावा पोटेशियम का, इसके अलावा कैल्शियम का,
इसके अलावा मैग्नीशियम का, इसके अलावा एल्युमिनियम का, इसके अलावा जिंक का, इसके अलावा आयरन का। ये सभी के सभी मेटल हैं और इन सभी के सभी मेटल का हम रिएक्शन देखेंगे किसके साथ, वाटर के साथ। किसके साथ, वाटर के साथ। लेकिन ध्यान रखिएगा ये रिएक्शन जानने से पहले हमें थोड़ा सा जानना होता है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। क्या जानना होता है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब यहाँ पे हम सबसे पहले किसके बारे में जानकारी ले लेंगे, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में जानकारी ले लेंगे। उसे आप सिंपल रिएक्टिविटी सीरीज भी कर सकते हैं, कई सारा बुक उसी को एक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जानते हैं। मतलब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, here first we study about metal reactivity series। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज देखो, समझना मेटल रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, समझिएगा। इसके लिए एक ट्रिक आता है, आप इंटरनेट वगैरह पे भी चेक कर सकते हैं, उसी का हम यूज कर रहे हैं। एक ट्रिक आता है, प्लीज स्टॉप। क्या सर स्टॉप की मीनिंग नहीं आता लिखने सर? आता है, कई बार हो जाता है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस zebra, careless zebra। instead try to learn how copper shapes gold and platinum। गोल्ड एंड प्लेटिनम। देखो समझना, प्लीज का सबसे पहला लेटर क्या है, पी। यहां से हो जाएगा पोटेशियम, यहां से क्या होगा, पोटेशियम। एस से हो जाता है आपका सोडियम, एस से आपका क्या हो जाएगा, सोडियम होगा। एस से तुम्हारा क्या होगा, सोडियम होगा, ठीक है। कॉलिंग, सी से होगा कैल्शियम, सी से आपका क्या होगा, कैल्शियम। एम से हो जाएगा तुम्हारा मैग्नीशियम, एम से तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम होगा। ए से होगा एल्युमिनियम, ए से आपका हो जाएगा एल्युमिनियम। केयरलेस का पहला अक्षर सी है, यहां से हो जाएगा कार्बन। ध्यान रखिएगा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पर, लेकिन ये आपका क्या मिल गया, नॉन मेटल मिल गया, ठीक है। जेड से हो जाएगा आपका जिंक, जेड से आपका क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। जेड से आपका क्या होगा, जिंक। इन स्टेट का पहला अक्षर आई है, इससे आपका बनेगा आयरन। इसके बाद ट्राई, टी से बनेगा टीन, क्या बनेगा, टीन। एल से बनेगा लेड, एल से क्या बनेगा, लीड। एच से बनेगा आपका हाइड्रोजन, क्या बनेगा, हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा ये भी आपका कैसा है, नॉन मेटल है, घेर दे रहे हैं इसको। कॉपर तो कॉपर लिखा हुआ है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए। ये एस का मतलब होता है सिल्वर, शेप्स का जो एस है इसका मतलब क्या होगा, सिल्वर होगा। इसका मतलब क्या होगा, सिल्वर होगा। गोल्ड तो गोल्ड, इसका तो कुछ कहना ही नहीं है। और नीचे में क्या आता है, प्लेटिनियम, प्लेटिनम, प्लेटिनम। सबका सिंबल भी लिख देते हैं। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के होता है, ठीक है। सोडियम का सिंबल Na होता है। कैल्शियम का सिंबल Ca होता है। मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है। एल्युमिनियम Al, कार्बन C, जिंक Zn, आयरन Fe, टीन Sn, लेड Pb, हाइड्रोजन H, कॉपर Cu, कॉपर का Cu, Cl, कॉपर का Cu, सिल्वर का Ag, गोल्ड का Au, गोल्ड का Au, प्लेटिनम का Pt, प्लेटिनम का Pt। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। ये होता है आपका मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, या फिर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के अलावा इसको एक्टिविटी सीरीज भी कर सकते हैं, सिंपल रिएक्टिविटी सीरीज भी कहा जा सकता है। तीन नाम होता है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज या सिंपल रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे देखिएगा जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे रिएक्शन करने का क्षमता घटता है, किसका, मेटल्स का, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या कौन होगा, पोटेशियम होगा, मोस्ट रिएक्टिव। ये क्या होगा आपका, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा कौन, पोटेशियम। और सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, ये वाला, लीस्ट रिएक्टिव। ये आपका क्या होगा बाबू, लीस्ट रिएक्टिव होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, आगे समझिएगा। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते चले जाएंगे
वैसे वैसे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होगा, घटेगा, मतलब मेटल का जो रिएक्शन करने का क्षमता है वो क्या होगा, घटेगा। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द रिएक्टिविटी of metals is decreases. That means that means that means that means their tendency to perform chemical reaction will decreases. कोई दिक्कत है यहाँ तक? इतना ध्यान रखना है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते चले जाएंगे वैसे वैसे जो मेटल का रिएक्टिविटी है, रिएक्शन करने का जो क्षमता है, रिएक्शन करने का जो गुण है वो क्या होगा, कमेगा। सबसे ज्यादा किसका होता है, पोटेशियम का होता है। सबसे कम यहाँ पे किसका होगा, प्लेटिनम का होगा। थोड़ा सा बात यहाँ पे और कर लेते हैं कार्बन के ऊपर और हाइड्रोजन के ऊपर। आपसे पूछिएगा कि सर ये जो है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन को क्यों रख दिया गया है, समझना। थोड़ा सा स्टोरी देख लेते हैं कार्बन का। एक्चुअली कार्बन जो है ना वो आपका बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आप लोग रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर पढ़े होंगे, केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। जो आपका कार्बन है वो क्या है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये तुम्हारा क्या है, एक अच्छा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है ये जानना बेहद जरूरी है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, किसी भी केमिकल स्पेसिस के अंदर या तो हाइड्रोजन को ऐड करवा देगा या तो वहां से ऑक्सीजन को रिमूव करवा देगा। कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट है उसका यही प्रॉपर्टी होता है कि वो किसी भी केमिकल स्पेसिस के अंदर से या तो ऑक्सीजन को हटा दे या तो हाइड्रोजन को वहां पे ऐड कर दे। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या प्रॉपर्टी होता है, इसका प्रॉपर्टी होता है remove the oxygen from any chemical species or addition of hydrogen in any केमिकल स्पेसिस। इसका गुण होता है, इसका विशेषता होता है, किसी भी केमिकल स्पेसिस से या तो ऑक्सीजन को हटा देगा या तो वहां पे किसको जोड़ देगा, हाइड्रोजन को जोड़ देगा। केमिस्ट्री के अंदर कोई सा भी वैसा कंपाउंड, कोई सा भी वैसा एलिमेंट, कोई सा भी वैसा केमिकल स्पेसिस जिसके पास ये क्षमता हो कि वो किसी दूसरे के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करवा दे या तो ऑक्सीजन को रिमूव करवा दे, उसे रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। बात आता है इसका यूज कहाँ होता है। कार्बन जो एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, कब, मेटलर्जी के अंदर। इसके बाद जो टॉपिक होगा ना आपका ऑकरेंस ऑफ मेटल, उसमें इसका क्या होता है, बहुत ज्यादा अच्छा वाला रोल होता है, ठीक है। ये कहां अपना रोल प्ले करता है, हेंस वी यूज कार्बन इन इमीडिएट मेटलर्जी प्रोसेस। किस लिए, टू रिमूव और सेपरेट द मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। तो ये रीजन होता है कि कार्बन को मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हम लोग रख देते हैं। एक बार फिर से, कार्बन एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है, किसी भी केमिकल स्पेसिस के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करवा देना या तो ऑक्सीजन को वहां से रिमूव करवा देना। कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज कहां होगा, मेटलर्जी के दौरान, जहां पर हम मेटल के ऑक्साइड से मेटल को अलग कर रहे होते हैं, वहां पे किसका यूज करते हैं, कार्बन को यूज करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। इसको नोट कर लो। इसके बाद पढ़ाते हैं कि हाइड्रोजन भी एक तुम्हारा नॉन मेटल है और उसको इसके अंदर हमने क्यों रखा है। हो गया, केवल ये वाला हिस्सा मिटाना है हमको, नोट कर लो। चलिए आगे।
है हाइड्रोजन इसमें क्यों रख दिया गया है। चलिए समझिएगा क्यों रख दिया गया है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, मजा आता है इसमें। चलिए समझिएगा क्यों रख दिया गया है। देखो समझना, फील देते हैं, महसूस कराते हैं टॉपिक को। अगर बात कर लेते हैं सोडियम का, सोडियम का क्या गुण होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, और क्या बना लेगा, Na+। क्या बना लेगा, Na+। इलेक्ट्रॉन लूज करने का क्षमता किसके पास होता है, मेटल के पास होता है, कल ही बताया था। जो जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया भैया, इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इसी तरह से बात कर लो पोटेशियम का। पोटेशियम भी क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, और क्या बना लेगा, K+। सबसे खास बात क्या है, ये दोनों के दोनों मेटल्स हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, मेटल है। और ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेकर के आ रहा है। इसी तरह का प्रॉपर्टी और कौन शो करता है, हाइड्रोजन शो करता है। हाइड्रोजन के पास भी गुण होता है कि वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, एक इलेक्ट्रॉन बेचारा के पास रहवे करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर देता है, और क्या बना लेता है, H+। क्या बना लेता है, H+। तो याद रखिएगा, जो आपका हाइड्रोजन होता है इसके पास भी क्षमता होता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऊपर क्या ले आए, पॉजिटिव चार्ज ले आए, किसकी तरह, बिल्कुल मेटल्स की तरह। और यही कारण है कि हाइड्रोजन को भी हम मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में रख देते हैं। हाइड्रोजन 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 have also tendency hydrogen have also tendency to lose the electron to lose the electron and acquire the positive charge as similar to metals, and hence we placed hydrogen in metal reactivity series. Metals and hence we placed hydrogen in metal reactivity series, and hence we placed हाइड्रोजन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। नीचे का लाइन हो सकता है कट रहा होगा, इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, एंड यहाँ लिख दे, एंड के बाद लिख रहे हैं एंड हेंस वी प्लेस्ड हाइड्रोजन इन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। यही कारण है कि हाइड्रोजन को कहाँ रखते हैं हम लोग, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर रख देते हैं। तो दोनों के बारे में पता चल गया, कार्बन को क्यों रखते हैं, हाइड्रोजन को क्यों रखते हैं। बस इतना ही हमें क्या करना था, बताना था। यहां तक नोट करो, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए, चलो आगे चलते हैं। इधर का हिस्सा को मिटाना जी, आगे समझिएगा। ये भी मिटाते हैं। चलिए हो गया, आगे चलते हैं। पहला पॉइंट ध्यान रखना, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे मेटल का रिएक्टिविटी घटेगा, मेटल का रिएक्शन करने का क्षमता क्या होगा, घटेगा। एक चीज ये भी ध्यान रखना, लीड से नीचे का जो भी मेटल है वो कभी वाटर के साथ रिएक्शन करने वाला नहीं है, इंक्लूडिंग विद लीड। मतलब कह सकते हैं लीड के साथ साथ उनके नीचे वाले जितने भी मेटल है वो कभी भी वाटर के साथ रिएक्शन करने वाला नहीं है। ठीक है, नोट पढ़ करके, इंक्लूडिंग विथ लीड
those metals which is present below them will never reacts with वाटर। लीड को इंक्लूड करते हुए लीड के नीचे जितना भी मेटल है वो कभी वाटर के साथ रिएक्शन करने वाला नहीं है आमतौर पे। इतना पॉइंट आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है। एक पॉइंट आप लोग को और भी ये ध्यान रखना है कि जो आपका हाइड्रोजन है ना वो बिल्कुल बॉर्डर की तरह काम करता है। मतलब हाइड्रोजन के ऊपर जो भी मेटल है उनका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, रिएक्शन करने का क्षमता ज्यादा होता है, और वो सारे मेटल जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं उनका रिएक्टिविटी क्या होता है, कम होता है। आप लिख सकते हैं हियर हाइड्रोजन behaves as a बाउंड्री, इसकी तरह बिहेव कर रहा है, बाउंड्री की तरह बिहेव कर रहा है। those metals which is present above the hydrogen have मोर रिएक्टिविटी, इसका रिएक्शन करने का क्षमता क्या होता है, ज्यादा होता है। हैव मोर रिएक्टिविटी while those metals which is present ऊपर लिख दे रहे, which is present below the hydrogen have very less रिएक्टिविटी, उसका रिएक्टिविटी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इतना डाटा आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो आपका सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, ये किस तरह से वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। इस बार पूरा इरेज करना है आपको। चलिए सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, आराम से सब टॉपिक पढ़ते चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लीजिएगा आप लोग, जरूरी है, आगे भी इसका जरूरत पड़ेगा, दिखाएंगे। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। सबसे पहला पॉइंट, सोडियम और पोटेशियम किस तरह के वाटर के साथ रिएक्शन शो कर देगा, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन शो कर देगा। किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन क्या करेगा, शो करेगा विथ वाटर। किस तरह के वाटर के साथ ये रिएक्शन शो करता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन शो करेगा। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन क्या कर देगा, शो करेगा। जब ये रिएक्शन करेगा तो फॉर्मेशन किसका करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड का। किसका फॉर्मेशन करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड का, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का। देखो समझाते हैं कैसे। ये तुम्हारा पोटेशियम है, वाटर के साथ रिएक्शन किया, कौन से पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। और फाइनली किसका फॉर्मेशन कर लेता है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, हाइड्रोजन गैस का। और यहाँ पे रिलीज होता है काफी सारे अमाउंट में एनर्जी। क्या रिलीज होता है, एनर्जी। आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है, ठीक है। उसी तरह से जो आपका सोडियम था, ये सोडियम भी क्या करता है, पानी के साथ रिएक्शन करेगा। कौन से पानी के साथ रिएक्शन कर लेगा,
ठंडा पानी ही काफी रिएक्शन करवाने के लिए, रिएक्शन करने के लिए यहाँ पे ठंडे पानी के साथ ये भी क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा और फाइनली किसका फॉर्मेशन करेगा, NaOH का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, एनर्जी मतलब कह सकते हैं ए लॉट ऑफ हीट का क्या करेगा बेचारा, फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ है, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन गैस कहाँ एस्केप करेगा, इन्वायरमेंट के अंदर, इसलिए ऊपर के एरो के हम लोग चिन्ह यहाँ पे लगा देते हैं। अपवर्ड एरो का जो साइन होता है उसका मतलब ये होता है कि ये तुम्हारा गैस है और ये खुले एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा, कोई दिक्कत है तो नहीं ना। लेकिन सबसे खास बात क्या है, ये रिएक्शन वायलेंट नेचर का होता है। कैसा नेचर का, वायलेंट नेचर का, विद्रोही नेचर का होता है, नुकसान पहुंचा देने वाला रिएक्शन होता है। ये दोनों के दोनों रिएक्शन कैसे होते हैं, बोथ रिएक्शन आर वायलेंट इन नेचर, और वायलेंट इन नेचर, नेचर में कैसा होता है, ये दोनों के दोनों वायलेंट होता है। कैसा होता है, वायलेंट होता है, विद्रोही नेचर का होता है। समझिएगा। बात आता है यहाँ पर होता है क्या, देखो जो तुम्हारा एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी काफी ज्यादा रिलीज होता है, मतलब ये जो रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और यहाँ पर जो हीट रिलीज होता है, उस हीट के कारण आपका हाइड्रोजन गैस क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई बर्तन था, ये हमारे पास क्या था, बर्तन था, बर्तन के अंदर पानी हमने रख दिया, बर्तन के अंदर हमने क्या डाला, पानी डाला, और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, सोडियम और पोटेशियम को डाल दिया। जैसे ही सोडियम और पोटेशियम को इसके अंदर हम डालेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। साथ ही साथ यहाँ पे बाहर क्या निकलेगा, H2 गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, H2 गैस निकलेगा। अब बताओ इस H2 गैस के पास काफी ज्यादा अमाउंट में हीट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन तुम्हारा कैसा है, हाईली एक्सोथर्मिक। ये कैसा नेचर का होता है, हाईली एक्सोथर्मिक। कैसा होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। वैसा रिएक्शन जिसमें हीट काफी ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाए उसे क्या कहते हैं, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, इसके पास भी क्या प्रेजेंट होता है, ए लॉट ऑफ हीट। These hydrogen gas have a lot of heat। इसके पास क्या है, काफी ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, हीट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बाबू, हीट प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर इसके पास हीट प्रेजेंट है और हीट के साथ अगर ये एटमॉस्फेयर में आएगा तो किसके साथ मिलेगा, ऑक्सीजन के साथ। अगर कहीं पे ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो फाइनली आग पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, पकड़ेगा। ठीक है, ये जो आपका हाइड्रोजन गैस, इसके पास क्या, ए लॉट ऑफ हीट प्रेजेंट है। and when they combine with oxygen gas, then they catch fire। ये क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। एक बार जब तुम्हारा हाइड्रोजन गैस जलना शुरू करेगा तो इस हाइड्रोजन गैस के जलने के कारण तुम्हारा सोडियम और पोटेशियम भी क्या कर लेगा, आग पकड़ लेगा और सोडियम पोटेशियम भी जलना शुरू कर देगा। ठीक है, when hydrogen gas catch fire, then sodium and potassium also starts to burn। ये भी क्या करना शुरू कर देगा, जलना शुरू कर देगा। और फाइनली यहाँ पर जो आग है ना, वो बिल्कुल एक्सप्लोजन की तरह होगा। ऐसा लगेगा कि आग विस्फोट हो गया है। क्या हो गया है, विस्फोट हो गया है। एंड फाइनली फायर टेक्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्लोजन। ऐसा लगेगा वहां पे क्या हो गया है, बम फट गया है। अब सोचो यार, हम लेबोरेटरी के अंदर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, किसी बर्तन के अंदर हमने ठंडा पानी लिया, ऊपर सोडियम पोटेशियम डाल दिया, फाइनली रिएक्शन शुरू हुआ, ऐसे करके देख रहे थे ऊपर से। ठीक है, क्या क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस बना और काफी ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज हो गया। जैसे ही वो हाइड्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा तो इस हाइड्रोजन गैस के पास तो पहले से काफी ज्यादा अमाउंट में हीट था। जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में आएगा, किसके साथ कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन कर बैठेगा और फाइनली क्या पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा। हमने सोचा चलो आग लग गया तो लग गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही ये तुम्हारा हाइड्रोजन गैस जलना शुरू करेगा,
अगले स्टेप में तुम्हारा कौन जलना शुरू कर देगा, ये सोडियम और पोटेशियम भी क्या करना शुरू करेगा, जलना शुरू करेगा। एक बार जब तुम्हारा सोडियम और पोटेशियम जलना शुरू करेगा तो ये आग अब आग रहने वाला नहीं है, ये बिल्कुल एक एक्सप्लोजन की तरह होगा, एक विस्फोट की तरह हो जाएगा, जैसे कि आपका बम वगैरह फटता है उस तरह से। अब इस तरह से हम देख रहे थे शुरू में आग था, अब अचानक से पूरा का पूरा एक्सप्लोजन होगा, पूरा का पूरा आग काफी ऊपर तक आएगा और कहीं ना कहीं हमारे फेस वगैरह को भी क्या करेगा, नुकसान पहुंचा देगा, हमारे फेस वगैरह को क्या कर सकता है, जला सकता है। अब बताओ इस आग के कारण किसी को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा इंसान उसे नुकसान होगा कि नहीं होगा, होगा। इसी कारण से कहा जाता है कि ये रिएक्शन कैसा होता है, वायलेंट नेचर का। कैसा नेचर का होता है, वायलेंट नेचर का। और यही कारण है कि जो आपका सोडियम और पोटेशियम है इसे कभी खुले एटमॉस्फेयर में हम लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि खुले एटमॉस्फेयर में भी क्या होता है, एयर के अंदर वाटर का तो अमाउंट होता ही है, ये एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट जो भी थोड़ा सा वाटर है उसके साथ रिएक्शन करेगा और फाइनली अपने प्रॉपर्टी को क्या करेगा, लूज कर देगा। और यही कारण है कि हम सोडियम और पोटेशियम को हमेशा कहां स्टोर करते हैं, इनसाइड द केरोसिन ऑयल। कहां यूज कर स्टोर किया जाता है, इनसाइड द केरोसिन ऑयल। नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट कर लीजिए। सोडियम एंड पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर। स्वभाव से कैसा होता है, काफी रिएक्टिव नेचर का होता है। एंड हेंस वी नेवर स्टोर और कीप्स देम in open atmosphere, because they have tendency, इसके पास क्षमता है, they have tendency to react with those little amount of water which is present in our atmosphere or in our air, and finally due to reaction REAC, and finally due to reaction they loses its own chemical property, अपना केमिकल प्रॉपर्टी क्या करेगा, लूज कर देगा। बात आता है स्टोर करेंगे कहाँ, हम हमेशा इसको स्टोर करते हैं केरोसिन ऑयल के अंदर। एंड हेंस वी ऑलवेज स्टोर द पोटेशियम एंड सोडियम इनसाइड द केरोसिन ऑयल। इसके अंदर केरोसिन ऑयल के अंदर इसको हम लोग स्टोर करते हैं। आपसे पूछ सकता है, बहुत अच्छा सवाल है, सोडियम और पोटेशियम को कभी भी खुले एटमॉस्फेयर के अंदर हम लोग स्टोर नहीं करते। लोहा क्या होता है, ला कर कहीं भी रख दो कोई दिक्कत की बात नहीं। एल्युमिनियम क्या है, कहीं पर भी रख दो कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिएक्टिविटी बहुत कम होता है, उसका रिएक्शन करने का क्षमता कम होता है। लेकिन जो आपका सोडियम और पोटेशियम है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। किसके तुलना में, आपका आयरन के तुलना में, आपके एल्युमिनियम वगैरह के तुलना में इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि जो भी थोड़ा सा वाटर वेपर वगैरह या फिर वाटर का अमाउंट प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एयर में, ये उसके साथ रिएक्शन करेगा और फाइनली अपना जो केमिकल प्रॉपर्टी उसको लूज कर देगा, मतलब अपना गुण, अपना विशेषता क्या करेगा, खो देगा। ये क्या करेगा, अपना गुण या फिर अपनी विशेषता, अपना नेचर क्या कर देगा, खो देगा। और यही कारण है कि जो आपका सोडियम और पोटेशियम है हमेशा कहाँ यूज किया जाता है, केरोसिन ऑयल के अंदर। बहुत अच्छा सवाल था, आपसे पूछ सकता है सोडियम और पोटेशियम को खुले एटमॉस्फेयर में क्यों नहीं स्टोर करते हैं,
सिंपल बताइएगा, एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी वाटर वेपर थोड़ा बहुत प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करेगा, अपना प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। स्टोर करेंगे तो कहां? स्टोर करेंगे हमेशा केरोसिन ऑयल के अंदर। कोई दिक्कत है यहां तक ना? बात आता है कि जब ये तुम्हारा सोडियम जलना शुरू करेगा और पोटेशियम जलना शुरू करेगा तो इसका फ्लेम का कलर कैसा होगा, ठीक है? याद रखिएगा, जब भी तुम्हारा सोडियम जलेगा, कौन जलेगा? सोडियम जलेगा। नोट, अगर तुम्हारा क्या जल रहा है? सोडियम बर्न हो रहा है, तो जो तुम्हारा कलर ऑफ फ्लेम होगा, तो जो तुम्हारा कलर ऑफ फ्लेम होगा वो कैसा होगा? लीलैक होगा। कैसा होगा? लीलैक होगा। लीलैक कलर का फ्लेम यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारा पोटेशियम बर्न होगा, अगर तुम्हारा क्या होगा? पोटेशियम बर्न होगा, पोटेशियम जलेगा, पोटेशियम बर्न होगा, तब यहाँ पे कलर ऑफ फ्लेम कैसा होगा? कलर ऑफ फ्लेम कैसा होगा? कोई बता सकता है? गोल्डन येलो। कैसा होगा? गोल्डन येलो। कैसा होगा वो? गोल्डन येलो होगा। कैसा होगा? गोल्डन येलो होगा। कोई दिक्कत है? हाँ तक है ना? इसके बाद एक चीज और ध्यान रख लेना, जो तुम्हारा सोडियम होता है और जो पोटेशियम होता है, इसका डेंसिटी कम होता है किसके तुलना में? वाटर के तुलना में। और यही कारण है कि जो आपका सोडियम है और जो आपका पोटेशियम है, ये पानी के अंदर फ्लोट करेगा, पानी के अंदर क्या करेगा? तैर जाएगा। जिस तरह से कागज तुम्हारा पानी के अंदर तैर सकता है, कोई प्लास्टिक का बोतल पानी के अंदर तैर सकता है, उसी तरह से आपका सोडियम और पोटेशियम भी पानी के अंदर क्या हो सकता है? तैर सकता है। पूछेगा कि तुम्हारा पेपर पानी के अंदर क्यों तैर गया? क्योंकि पेपर का डेंसिटी पानी से कम था। इसी तरह से पूछ सकता है प्लास्टिक पानी के अंदर क्यों तैर गया? क्योंकि प्लास्टिक का भी डेंसिटी पानी से कम था। उसी तरह से सोडियम और पोटेशियम पानी के अंदर क्यों तैर गया? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम का भी डेंसिटी पानी से क्या है? कम है। एक नोट पॉइंट लिखवा देते हैं पे, यहाँ पे तो कैसे घेर के लिख देते हैं, मजा आएगा। Density of sodium and potassium, sodium and potassium is lower than water, H2O लिख देते हैं, lower than water, and hence they always floats on the water। इसीलिए हमेशा पानी के ऊपर क्या करता है? तैरता है। इतना चीज आप लोग को ध्यान रखना है, सोडियम का रिएक्शन और पोटेशियम का रिएक्शन से, इससे ज्यादा आपसे कुछ पूछने वाला नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कैल्शियम किस तरह से रिएक्शन करता है। हमेशा ध्यान रखना, जो तुम्हारा डेंसिटी होता है सोडियम पोटेशियम का, वो पानी से कम होता है। जिसका भी डेंसिटी पानी से कम रहेगा वो पानी के ऊपर तैर जाएगा। ठीक है, मिटा देते हैं। अगला आइडिया लगाओ, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर। चलिए हेडिंग लगाना, हेडिंग लगाना बी नंबर में। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर। सबसे पहला पॉइंट, ये भी किस तरह के पानी के साथ रिएक्शन करेगा? बिल्कुल सोडियम और पोटेशियम की तरह कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं सर, कोई फरमाइश नहीं है कि हमारे लिए गर्म पानी लेके आओ, ऐसा इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठंडा पानी, ठंडे पानी से ही रिएक्शन करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी रिएक्शन करेगा तो फॉर्मेशन किसका करेगा? ये जो तुम्हारा कैल्शियम है ये पानी के साथ रिएक्शन कर लिया। कौन से पानी के साथ? ठंडे पानी के साथ। और किसका फॉर्मेशन कर लिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। किसका फॉर्मेशन करेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। साथ ही साथ फॉर्मेशन करेगा हाइड्रोजन गैस का, जो कि एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगा अगर तुम्हारा वेसल्स क्लोज नहीं हुआ तब।
अगर वेसल्स क्लोज हुआ तो हाइड्रोजन गैस उसी के अंदर स्टोर होता चला जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा वेसल्स मतलब जिस बर्तन के अंदर आप रिएक्शन करवा रहे हो वो खुला हुआ रहेगा तो हाइड्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में क्या होगा, रिलीज होगा। और यहाँ पे क्या रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। मतलब क्या रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है। इसे देख करके आप पता कर लिए होंगे कि ये भी रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक नेचर का। कैसा नेचर का, एक्सोथर्मिक नेचर का। नेचर ऑफ this reaction is also exothermic। इस रिएक्शन का नेचर कैसा होता है बाबू, एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। कोई दिक्कत है तब नहीं ना। लेकिन सबसे खास बात क्या है, ये रिएक्शन जो है वायलेंट नेचर का रहने वाला नहीं, ये रिएक्शन कैसा होता है, नॉन वायलेंट नेचर का होता है। बट दिस रिएक्शन इज non-violent in nature। This reaction is non-violent in nature। नेचर में कैसा होता है, नॉन वायलेंट नेचर का होता है। सोडियम और पोटेशियम की तरह इसका नेचर वायलेंट वाला नहीं है, चेहरा वगैरह जलाने का काम बेचारा नहीं करता। अच्छा है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। देखो समझना इसके बारे में कहानी। कैल्शियम तुम्हारा वाटर के साथ रिएक्शन किया, किसका फॉर्मेशन कर लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसका फॉर्मेशन कर लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और किसका, हाइड्रोजन गैस का। और किसका, एनर्जी का फॉर्मेशन कर लिया। यहाँ पर भी जो तुम्हारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा उसके पास एनर्जी तो काफी सारा है, लेकिन वो एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे, कभी आग पकड़ने वाला नहीं है। कभी आग पकड़ने वाला ये नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। जब तुम्हारा हाइड्रोजन गैस ही नहीं जलेगा तो क्या कैल्शियम जलना शुरू कर सकता है, कैल्शियम भी जलने वाला नहीं है। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं here released hydrogen gas have also energy, but when they combine with oxygen gas, then they do not catch fire। Then they do not catch fire। यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है, उसके पास भी एनर्जी क्या है, काफी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जब वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करता है, मिलता है, तो किसी तरह का आग पकड़ने वाला नहीं है। एंड when hydrogen gas do not catch fire, so calcium also do not start to burn। अगर हाइड्रोजन गैस ही जलना नहीं शुरू किया तो क्या कैल्शियम कभी जलने वाला है, ये भी कभी जलने वाला नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। लेकिन बात आता है कि जिस तरह से वहां पे आपका सोडियम और पोटेशियम तो पानी के ऊपर तैर रहा था, क्या कैल्शियम तैरेगा, कैल्शियम तैरने वाला नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, डेंसिटी ऑफ कैल्शियम इज मोर देन वाटर से क्या होता है, डेंसिटी इसका ज्यादा होता है। एंड हेंस दे सिंक इन द वाटर। ये पानी के अंदर क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन समझना, आमतौर पे तो पानी के अंदर कैल्शियम डालेंगे क्या होगा, डूबेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे कैल्शियम तैरता है, फिर भी यहाँ पे कैल्शियम क्या होता है, तैरता है। बात आता है कैसे, देखो फिगर समझाते हैं कैसे। ये हमारा बर्तन था जिसके अंदर हमने केमिकल रिएक्शन करवा रहा था। ये पानी इसके अंदर भर दिया और क्या डाल दिया इसके अंदर, कैल्शियम डाल दिए हैं। स्टार्टिंग में कैल्शियम कहाँ था बाबू, नीचे जाके सिंक हो जाएगा। हमने नीचे क्या डाल दिया, कैल्शियम डाल दिया है। जैसे ही कैल्शियम इसके अंदर जो पानी इसके साथ रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और आपका हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। और किसका फॉर्मेशन करेगा, हीट का फॉर्मेशन करेगा। ये जो तुम्हारा हाइड्रोजन गैस है ये बबल के फॉर्म में रिलीज होता है। कौन से फॉर्म में, बबल के फॉर्म में रिलीज होता है। और ये जो बबल होता है वो किसके साथ चिपक जाता है,
कैल्शियम के साथ चिपक जाता है और कहाँ मूव करता है, ऊपर की ओर। और जब ये तुम्हारा हाइड्रोजन गैस बबल के फॉर्म में रिलीज होगा और किसके साथ चिपक जाए, कैल्शियम के साथ, तब ये कैल्शियम को भी क्या करवा देता है, फ्लोट करवा देता है। क्या करवा देता है, फ्लोट करवा देता है। बहुत अच्छा सवाल है, आपसे पूछेगा क्या कैल्शियम पानी के अंदर तैर सकता है? कैल्शियम कभी पानी के अंदर तैर नहीं सकता है, लेकिन क्या जब कैल्शियम पानी के साथ रिएक्शन करता है तब वो पानी के अंदर तैरेगा, तैरेगा। इसके बाद पूछेगा कि वो फ्लोट क्यों करता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है ये बबल के फॉर्म में रिलीज होता है, कहाँ, अपवर्ड डायरेक्शन में। और जब ये चिपकेगा किसके साथ, कैल्शियम के साथ, और तब जाके कैल्शियम आपका क्या करेगा, फ्लोट करेगा। क्या करेगा, फ्लोट करेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? हियर here 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 hydrogen gas released in form of bubble, in form of bubble। कौन से फॉर्म में, बबल के फॉर्म में रिलीज होगा। here hydrogen gas released in form of bubble, किसके फॉर्म में, बबल के फॉर्म में रिलीज होगा। and when they sticks with calcium then calcium starts to float, then calcium starts to float on the water। तब जाके कैल्शियम क्या करना शुरू करेगा, तैरना शुरू करेगा। किसके ऊपर, पानी के ऊपर। किसके ऊपर, पानी के ऊपर। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? याद रखिएगा यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है इसके कारण जो पानी का कलर है, यह हमें कहना चाहिए जो सॉल्यूशन का कलर है वो कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, दूध की तरह हो जाता है। किसकी तरह, दूध की तरह। here due to formation of कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। here due to formation of calcium hydroxide the color of water or solution becomes milky। कैसा हो जाता है बाबू, मिल्की हो जाता है, दूध की तरह हो जाता है। किसकी तरह हो जाता है, दूध की तरह हो जाता है। इतना इंफॉर्मेशन हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, कैल्शियम के बारे में। क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट, कैल्शियम भी सोडियम और पोटेशियम की तरह ठंडे पानी से रिएक्शन करेगा और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा, एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। कोई सा भी रिएक्शन में अगर हीट रिलीज हो रहा है इसका मतलब वो रिएक्शन कैसा, एक्सोथर्मिक नेचर का। एक्सो का मतलब होता है बाहर, थर्मिक का मतलब होता है हीट। वैसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकले उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसी तरह से एक होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडो का मतलब होता है इनसाइड और थर्मिक का मतलब होता है हीट। वैसा रिएक्शन जिसे करवाने के लिए हीट देना पड़े, मतलब वैसा रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब करके खुद को आगे प्रोसीड करे उसे इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। लेकिन ये सभी के सभी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो का मतलब होता है बाहर, थर्मिक का मतलब होता है हीट। वैसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर रिलीज हो जाए उसे क्या करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। सबसे खास बात क्या है, यहाँ पर भी हीट तो रिलीज हो रहा है लेकिन ये रिएक्शन नॉन वायलेंट नेचर का होता है, इससे किसी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो तुम्हारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है इसके पास हीट तो है, एनर्जी तो है, लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे कभी आग पकड़ने वाला नहीं है। जब आपका हाइड्रोजन गैस ही आग नहीं पकड़ेगा तो क्या आपका कैल्शियम कभी जलना शुरू कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। कैल्शियम भी जलना शुरू नहीं करेगा। और क्योंकि कैल्शियम जलना शुरू नहीं किया इसीलिए यहाँ पे किसी तरह का कोई एक्सप्लोजन वगैरह होने वाला नहीं है। और अगर एक्सप्लोजन नहीं होगा तो किसी को भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ध्यान रखिएगा जो आपका डेंसिटी होता है कैल्शियम का वो पानी से ज्यादा होता है। पानी से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसी कारण से आमतौर पे जो आपका कैल्शियम वो पानी के अंदर डूब जाता है, सिंक कर जाता है। ये कैल्शियम पानी के साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर और हीट का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा उस समय कैल्शियम पानी के ऊपर क्या करेगा, फ्लोट करेगा। यहाँ से ये तुम्हारा हाइड्रोजन गैस है ना, ये ऊपर रिलीज हो रहा है। ऊपर क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। कौन से फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ बबल, इन फॉर्म ऑफ बबल, इन फॉर्म ऑफ बबल। ये बबल किसके साथ स्टिक करेगा, which sticks with
कैल्शियम, किसके साथ, कैल्शियम, एंड एंड देन दे स्टार्ट टू फ्लोट, तब ये क्या करना शुरू करेगा, तैरना शुरू करेगा। अब ये कैल्शियम ऊपर यहाँ से ऐसे आ गया, ये तुम्हारा क्या आ गया, कैल्शियम आ गया, जो कि क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। ये कैल्शियम यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। देखो इसी में लिखा है ऐसे, ये तुम्हारा क्या होगा, कैल्शियम ऐसे करके ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। ध्यान रखना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कारण जो वाटर का कलर या फिर जो आपका सॉल्यूशन का कलर वो कैसा होगा, मिल्की होगा, दूध की तरह हो जाएगा। कितना इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है किसके बारे में, कैल्शियम के बारे में, नोट कर लो। आगे चलते हैं, देखते हैं स्टोरी किसका, हम लोग मैग्नीशियम का, किसका देखते हैं, मैग्नीशियम का। हो गया, चलिए मैग्नीशियम वगैरह छोटा छोटा रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद वाटर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। सी नंबर, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg विथ वाटर। मैग्नीशियम भी तुम्हारा क्या एक तरह का मेटल है, किसके साथ रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। कौन से वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, हॉट वाटर के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगा, हॉट वाटर के साथ। शायद ये ऊपर कट रहा होगा इसलिए हम फिर से लिखना चाहेंगे। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम विथ वाटर। कौन से पानी के साथ ये रिएक्शन करता है, हॉट वाटर के साथ। किसके साथ, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। ये तुम्हारा सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम की तरह नहीं है कि ठंडे पानी से नहा लेगा। नहाने के लिए इसको कौन सा पानी चाहिए, गर्म पानी चाहिए, हॉट वाटर चाहिए। ठीक है, बात आता है कि अगर ये रिएक्शन करेगा तो होगा क्या सर, क्या होगा, वही होता है जो पहले होता है, वही होगा जो पहले होता है, सॉरी। ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, कौन से पानी के साथ, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। फाइनली क्या का फॉर्मेशन करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। किसका फॉर्मेशन करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। और किसका फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। और किसका फॉर्मेशन करेगा, हीट का फॉर्मेशन करेगा, कह सकते हैं एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे हीट रिलीज हो गया, मतलब ये रिएक्शन भी कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक नेचर का। कैसा नेचर का, एक्सोथर्मिक नेचर का। this reaction is also exothermic in nature, कौन सा नेचर का होता है, एक्सोथर्मिक इन नेचर। नेचर में कैसा होता है, एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना। ये तुम्हारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इसका यूज हम किसकी तरह करते हैं, एंटी एसिड की तरह। किसकी तरह, एंटी एसिड की तरह। एंटी एसिड क्या होता है, जब कभी हमारे पेट में एसिडिटी हो जाता है, उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मेडिसिन का यूज करते हैं। उस मेडिसिन को एंटी एसिड कहते हैं। उसके अंदर क्या प्रेजेंस होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये किसकी तरह यूज होता है, यूज्ड एज एन एंटी एसिड। एंटी एसिड की तरह यूज होता है। एंटी एसिड मतलब एक तरह का है मेडिसिन। एंटी एसिड मतलब क्या, एक तरह का मेडिसिन। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था, बस बताते चले गए, बीच में यहाँ पे आ गया तो ठीक है। ये भी रिएक्शन जो होता है नॉन वायलेंट नेचर का होता है। कैसे नेचर का, नॉन वायलेंट नेचर का होता है। दिस रिएक्शन is also non-violent in nature। ये रिएक्शन भी कैसा होता है, नेचर में नॉन वायलेंट होता है। कैसा होता है, नॉन वायलेंट होता है, नॉन वायलेंट इन नेचर।
नॉन वायलेंट इन नेचर, नॉन वायलेंट इन नेचर होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तुम्हारा मैग्नीशियम है, किसके साथ रिएक्शन किया, वाटर के साथ रिएक्शन किया, किसका फॉर्मेशन कर लिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किया, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन किया और आपका हीट का फॉर्मेशन कर लिया। ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक नेचर का है, मतलब यहाँ पर भी हीट क्या होगा, रिलीज होगा। लेकिन जिस तरह से कैल्शियम वाला रिएक्शन नॉन वायलेंट नेचर का था, उसी तरह से मैग्नीशियम वाला भी क्या होता है, नॉन वायलेंट नेचर का होता है। मतलब यहाँ पर भी किसी तरह कोई आग लगने वाला नहीं है, किसी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू सम बुक, कुछ किताब के अकॉर्डिंग टू सम बुक और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जो तुम्हारा मैग्नीशियम है वो पानी के साथ रिएक्शन करेगा। कौन से पानी के साथ, हॉट वाटर के साथ। और किसका फॉर्मेशन करेगा, एमजीओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा और हीट का फॉर्मेशन करेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। किताबें इसको लिखता है सही, ये भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये किसका फॉर्मेशन करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका फॉर्मेशन करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी तुम्हारा मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो फॉर्मेशन करेगा किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, वाटर का और हीट का। लेकिन कुछ किताबें के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो आपका मैग्नीशियम होता है वो पानी के साथ रिएक्शन करेगा, किसका फॉर्मेशन कर लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, हाइड्रोजन गैस का। यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस होता है, मतलब अगर ओपन वेसल्स हुआ तो ये भी एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और किसका फॉर्मेशन करता है, हीट का फॉर्मेशन कर लेता है। ये रिएक्शन भी कैसा होता है, नॉन वायलेंट इन नेचर। कैसा होता है, नॉन वायलेंट इन नेचर, मतलब यहाँ पर भी किसी तरह कोई आग लगने वाला नहीं, ठीक है। here also during this reaction no any fire or explosion like fire will produces PRO produces। यहाँ पर भी किसी तरह कोई आग या फिर विस्फोटक की तरह आग दिखने वाला नहीं है, किसी तरह का आग या फिर विस्फोटक वाला आग यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला नहीं है। ये आपका क्या है, कहानी है किसका, मैग्नीशियम का। कुछ नहीं ध्यान रखना है, मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, हीट का फॉर्मेशन करता है, हीट का फॉर्मेशन हुआ इसलिए बेचारा कैसा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक नेचर का रिएक्शन हो गया। कैसा नेचर का होता है, नॉन वायलेंट नेचर का होता है, किसी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। किताबें क्या लिखती है कि जो आपका मैग्नीशियम है वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, हाइड्रोजन गैस का, हीट का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर किसी तरह कोई आग प्रोड्यूस होने वाला नहीं है, कोई विस्फोटक आग प्रोड्यूस होने वाला नहीं है। ये रिएक्शन कैसा है, सेफ है। कैसा है वो, सेफ है। ये रिएक्शन कैसा है, सेफ रिएक्शन है, लेबोरेटरी के अंदर किया जा सकता है, ताका झांक ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हीट रिलीज हो रहा है मतलब एक्सोथर्मिक नेचर का है। ये था तुम्हारा मैग्नीशियम का कहानी। हो जाए तो बताना, मिटाते हैं। हो गया, चलिए। चलिए आखिरी हेडिंग लगाना, डी नंबर में, रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन। सबसे पहला बात, किसके साथ रिएक्शन करेगा, ना ही तो ठंडे पानी के साथ, ना ही तो गर्म पानी के साथ, किसके साथ रिएक्शन करेगा, स्टीम ऑफ वाटर के साथ। स्टीम ऑफ वाटर के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, वाटर वेपर के साथ ये रिएक्शन करना चाहता है, ठीक है। स्टीम ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, रिएक्ट विथ दोज वाटर which is in
फॉर्म ऑफ वेपर स्टेट और इन गैसियस स्टेट तो दिक्कत यहाँ तक है ना, किस तरह का रिएक्शन करेगा ये जानना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम आपके पानी के साथ रिएक्शन किया, स्टीम वाले वाटर के साथ। स्टीम का स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, सही होगा, ठीक है। क्या बनाएगा, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, हीट का फॉर्मेशन करेगा, आप कह सकते हैं एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर भी किसका फॉर्मेशन हो गया, हीट का फॉर्मेशन हो गया। मतलब ये रिएक्शन भी कैसा है, एक्सोथर्मिक नेचर है। कैसा नेचर का है, एक्सोथर्मिक नेचर का है। कोई दिक्कत यहाँ तो है ना। इसी तरह से बात कर लेते हैं जिंक का। किसका बात कर लेते हैं, जिंक का। जिंक भी पानी के साथ रिएक्शन करेगा, स्टीम ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, हीट का फॉर्मेशन करेगा। मतलब बाबू ये भी किसका फॉर्मेशन कर देगा, एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं किसका, आयरन का। किसका बात कर लेते हैं, आयरन का। आयरन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, स्टीम के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, हीट का फॉर्मेशन करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, हीट का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे Fe2O3 ने Fe3O4 का फॉर्मेशन करेगा, Fe3O4 का फॉर्मेशन करेगा, आयरन का ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, हीट का फॉर्मेशन करेगा। सबसे खास बात क्या है, यहाँ पे सभी के सभी रिएक्शन में क्या रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। मतलब ये सारे के सारे रिएक्शन कैसे नेचर के, एक्सोथर्मिक नेचर के। हियर all reactions are exothermic in nature। अब बताओ, सबसे स्टार्टिंग में सोडियम और पोटेशियम कैसा था, वायलेंट की नॉन वायलेंट, वायलेंट रिएक्शन शो कर रहा था सर। कैल्शियम बेचारा कैसा हो गया था, शांत स्वभाव का रिएक्शन हो गया था, नॉन वायलेंट हो गया था, ठीक है। इसके बाद मैग्नीशियम आया, वो भी कैसा है, नॉन वायलेंट। ये भी कैसा होना चाहिए, तीनों के तीनों नॉन वायलेंट ही होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले सोडियम और पोटेशियम वायलेंट रिएक्शन शो करेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं किसका, कैल्शियम का, नॉन वायलेंट, मैग्नीशियम नॉन वायलेंट। उसके बाद ये तीनों भी कैसा होता है, नॉन वायलेंट नेचर का ही होता है, ठीक है। these all reactions are also non-violent in nature। कैसा नेचर का होता है, नॉन वायलेंट इन नेचर होता है। मतलब यहाँ पर भी किसी तरह का कोई फायर प्रोड्यूस होने वाला नहीं है। that means here also no any fire or explosion like fire, explosion like लिखना चाहिए था, लाइव नहीं, explosion like fire will produces। ये रिएक्शन भी कैसा है, सेफ रिएक्शन है। ये रिएक्शन भी कैसा है, सेफ रिएक्शन है। ये लिख देते हैं, नोट करते हैं। These all reactions are also safe for us। हमारे लिए कैसा है, सुरक्षित है, नुकसान पहुंचाने वालों में से नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। इतना इंफॉर्मेशन आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। जाते जाते एक चीज और ध्यान रख लो, जब तुम्हारा जिंक रिएक्शन करेगा उस समय हीट रिलीज होगा, इस कारण से जो तुम्हारा जिंक होगा वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्म होगा। तो जब भी तुम्हारा जिंक गर्म होता है तो उसका कलर कैसा होता है, येलो कलर का होता है। कैसा कलर का, येलो कलर का। लेकिन जब वो ठंडा होगा तो कैसा होगा, व्हाइट कलर का। कैसा कलर का, व्हाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है। नोट माइंड करके, when जिंक इज हॉट, जिंक कैसा होगा, गर्म होगा। then their color is, तो उसका कलर कैसा होगा, येलो। but when they become cool, but when they become
cool, then their color becomes white। कैसा कलर का हो जाता है? व्हाइट कलर का हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुम्हारा जिंक गर्म होगा तो उसका कलर कैसा होता है? येलो कलर का होता है। और जब भी तुम्हारा जिंक कैसा होगा? ठंडा होगा तो कैसा कलर का हो जाएगा? आपका ये व्हाइट कलर का हो जाएगा। सबसे खास बात क्या है, ऊपर के आज हमने जितने भी रिएक्शन देखे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये एल्युमिनियम का, जिंक का, आयरन का, ये सभी के सभी मेटेलिक ऑक्साइड या फिर मेटेलिक हाइड्रोक्साइड का क्या कर रहा है? फॉर्मेशन कर रहा है। और हमें पता है कि जितना भी मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के? बेसिक नेचर के। यहां तक नोट कर लीजिए, थोड़ा सा और लिखवाते हैं। हो गया? हो गया, चलो केवल नीचे का मिटाते थे। ऊपर का जितना भी हमने रिएक्शन पढ़ा आज के क्लास में, वो सारे के सारे किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? मेटेलिक ऑक्साइड का या तो फिर मेटेलिक हाइड्रोक्साइड का। मतलब ये सारे के सारे बेसिक नेचर शो करेंगे, बेस की तरह बिहेव करेंगे। और बेस का एक नेचर होता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देना। इतना ही लिखवाना है, ठीक है? लिखिएगा नोट पढ़ करके। Here in all above reactions, here in all above reactions, either metallic oxide or metallic hydroxide is formed। क्या बना है? मेटेलिक ऑक्साइड या फिर मेटेलिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है? Here in all above reaction, either metallic oxide or hydroxide is formed, and we know that metallic oxide and metallic hydroxide is basic in nature। that means बढ़िया सीखा। that means they have tendency to form the base। मतलब इसके पास क्षमता है क्या करने का? बेस का क्षमता है। और हमें पता है जितना भी बेस है वो सभी के सब क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? एंड वी नो दैट base converts the red litmus paper। ये तो एसिड बेस सॉल्ट मतलब पढ़ लिख के आए होंगे। एंड वी नो दैट बेस कन्वर्ट्स द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर। ऊपर का जितना भी ऑक्साइड है, जितना भी हाइड्रोक्साइड है, वो सारे के सारे बेसिक नेचर के, मतलब वो किसका फॉर्मेशन करेगा? बेस का फॉर्मेशन करेगा। और अगर वो बेस का फॉर्मेशन करेगा तो हमें पता है कि बेस का प्रॉपर्टी क्या होता है? रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देना। ये था आपका आज का क्लास। बाकी का हम लोग कल देखते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, मिलते हैं कल।